सुप्रभात छात्रगण। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 से लेकर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा लिखित पाठ क्रमांक 14 लोकगीत निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ क्रमांक 14 लोकगीत। लोकगीत अर्थात ग्रामीण लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत अपने लचीलेपन, नएपन और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। ये घर, गांव और नगर की जनता के यानी घर, गांव और नगर के लोगों के गीत है। इनके लिए साधना अर्थात कठिन प्रयास या अभ्यास की जरूरत नहीं होती है और यह त्योहारों और विशेष यानी खास अवसरों पर गाए जाते हैं। हमेशा ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले यानी इनकी रचना करने वाले अधिकतर ज्यादातर गांव के यानी ग्रामीण लोग ही हैं। स्त्रियों ने यानी महिलाओं ने इनकी रचना में विशेष रूप से यानी खास रूप से भाग लिया, हिस्सा लिया है। ये लोकगीत जो है बाजों की मदद के बिना यानी बाजों की सहायता के बिना ही सामान्यतः यानी साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से मदद से गाए जाते हैं। एक वक्त था, समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत को निम्न समझा जाता था, हे समझा जाता था। अभी हाल ही तक यानी वर्तमान समय भी इनकी यानी लोकगीत की बड़ी ही उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की यानी सामान्य लोगों की और जो लोगों की नजर फिरे यानी उनकी सोच में बदलाव आया, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। यानी साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन आने के बाद लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर लोगों का ध्यान गया। यानी अनेक लोगों ने विभिन्न बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर बहुत ही प्रयास किया, कठिन मेहनत की। इस प्रकार अनेक लोकगीत के संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार है, कई भेद है। इनका एक प्रकार तो बहुत ही यानी बड़ा ही जोशीला और जानदार है, सजीव है। यह इस देश के यानी भारत देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरवा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। यानी भारत के मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि जाति यानी आदिवासी फैले हुए, जिनमें आज भी जीवन के नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता रहा। जिनमें आज भी जीवन नियमों में बंधा नहीं है। जीवन के नियमों में बंधन से जीवन के नियमों के बंधन से वो बंधा नहीं है यानी बंध नहीं सका है और वो आज भी दुविधा रहे, निर्द्वंद लहराता रहे, मतलब वो स्वतंत्रता स्वरूप से अपना जीवन जी रहे हैं। इन लोगों के गीत और नाच यानी नृत्य जो है अधिकतर यानी ज्यादातर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में यानी बड़े बड़े समूह में गाए और नाचे जाते हैं।
20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल यानी समूह एक साथ एक दूसरे के जवाब में यानी उत्तर में गाते हैं और इनसे दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के भी अपने अपने गीत हैं, उनके भी अपने अपने भिन्न यानी अलग अलग रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि बनी हुई है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां यानी तरीके हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, यानी पहाड़ियों के लोकगीतों को पहाड़ी भी कहा गया है, यानी उसका नामकरण पहाड़ी हो गया है। वास्तविक यानी यथार्थ लोकगीत देश के गांवों में यानी ग्रामीण विस्तारों में और देहातों में ही है। इनका संबंध यानी इनका रिश्ता देहात की जनता यानी गांव के लोगों के साथ है। इनमें बड़ी जान होती है। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव यानी शौक से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता यानी इन गांवों के गीतों के रचना करने वाले कोरी कल्पना को यानी सादी सोच को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा यानी प्रतिदिन के बहते जीवन से लेते हैं, यानी रोजमर्रा का उनका जो जीवन है प्रतिदिन का दिनचर्या का उनसे लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। यानी वे लोकगीत हमारे सीधे ही हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः यानी सामान्यतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिहरा, धोबिया आदि देहात में यानी गांव में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। मतलब वे लोकगीत लोगों की भीड़ को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। इन लोकगीतों की भाषा के संबंध में रिश्ते में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, यानी उस गांव की जो बोली है, उस विस्तार की जो बोली है, उस बोलियों में ही गाए जाते हैं। इसी वजह से ये बड़े आह्लादकर यानी प्रसन्नता प्रदान करने वाले और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है, अपनी ओर खींचने वाले होते ही है। इनकी समझे जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब यानी लगभग 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है, यानी विदेशिया प्रचलित है। इनके गाने वाले के अनेक समूह यानी दल इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, गांव में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर यानी खासकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उधर के जिलों में खासकर बिहार में देखा जाए तो विदेशिया ही लोकगीत ज़्यादा लोकप्रिय है। उनके अलावा दूसरे लोकगीत है वो कम प्रसिद्ध है, लेकिन जो विदेशिया है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इन लोकगीतों में अधिकतर यानी ज़्यादातर रसिक प्रियों और प्रियाओं की
की बात रहती है परदेसी प्रेमी की ओर, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इन गीतों में रसिक प्रियाओं और प्रियाओं की बात रहने के साथ साथ परदेसी प्रेमी की, और इन गीतों में करुणा और विरह का भाव बरसता है, विरह का और करुणा का रस बहता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, यानी जंगल में बसने वाली जो जाति होती है, जातियां होती है, उनके भी दल गीत यानी समूह गीत होते हैं, जो अधिकतर ज्यादातर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में, उत्तर के रूप में दल बांधकर यानी दल बनाकर गाते हैं, और जिससे दिशाएं गूंज उठती है, मतलब चारों ओर उनकी आवाज सुनाई देती है। पर इधर कुछ काल से यानी कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन जो है, समूह बनाकर जो गीत गाए जाते थे, उसका हास्र हो रहा है, उनका पतन हो रहा है। एक लोकगीतों के दूसरे प्रकार में लोकप्रिय जो गीत है, गाने हैं, वो आहला के हैं, और वे ज्यादातर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इन लोकगीतों का आरंभ, शुरुआत तो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिनसे आल्हा और उडल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया गया है, तारीफ की गई है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में यानी लोगों की बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है, मतलब उसका वर्णन किया है। और ये जो गीत है लेखक के गांव में भी आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं, यानी साथ में ढोलक बजाते हुए इस लोकगीतों को गाते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं, यानी इसी की हद पर उन गीतों का भी स्थान है, जगह है कि जिन्हें नट जो होते हैं रस्सियों पर खेल करते हुए इसको गाते हैं। और अधिकतर यानी ज्यादातर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल है। स्त्रियों द्वारा, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या हमारे देश में अनंत है तो ये गीत भी लोकगीत ही है, लेकिन अधिकतर ज्यादातर इन्हें महिला ये मतलब औरतें ही, महिलाएं ही गाती है। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है, मतलब इनका सृजन करने वाली, इनकी रचना करने वाली भी औरतें ही होती है, मतलब अधिकतर महिलाएं ही इन लोकगीतों का सृजन करती है। वैसे मर्द यानी जो नर है, रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, यानी वे भी इन लोकगीतों का सृजन करते हैं, रचना करते हैं और वे भी गाते हैं। पर इन गीतों का संबंध जो रिश्ता है विशिष्ट स्त्रियों से है, महिलाओं से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, अलग है, क्योंकि संसार के यानी इस दुनिया के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों यानी पुरुषों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। त्योहारों पर, उत्सव पर, पर्वों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के यानी रास्ते के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार यानी बारात आदि को भोजन कराने के, संबंधियों के यानी रिश्तेदारों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों यानी प्रसंगों के अलग अलग
तरह तरह के गीत है जो स्त्रियां यानी महिलाएं गाती है। इन अवसरों पर यानी इन प्रसंगों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती आ रही है। यानी महिलाएं प्राचीन काल से, पौराणिक काल से ही इन लोकगीतों को गाती आ रही है। संस्कृत के महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में उन लोकगीतों का हवाला दिया है, मतलब प्रमाण दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी यानी महिलाएं भी गाती है। एक विशेष यानी खास बात यह है कि नारियों के यानी महिलाओं के गाने साधारणतः यानी सामान्य रूप से अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर यानी समूह बनाकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, फिर भी अधिकतर उनमें मेल नहीं होता है, यानी एक लय नहीं होता है। फिर भी त्योहारों यानी जो पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं और शुभ अवसरों पर, प्रसंगों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती है, जो यानी गीत गाने वाली जो गायिकाएं भी होती है गांव और नगरों में, उनको विवाह और जन्म आदि के प्रसंगों पर, शुभ अवसरों पर गाने के लिए बुला लिया जाता है। यानी उन गायिकाओं को बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं यानी मौसमों में स्त्रियां उल्लासित होकर, मतलब प्रसन्न होकर, दल बांधकर, समूह बनाकर गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, अपनी बात है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। यानी विद्यापति वहाँ के मशहूर कवि है जिनके गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक के और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। पूरब की बोलियों में जिस तरह अधिकतर, ज्यादातर मैथिल और कोकिल विद्यापति के ही गीत गाए जाते हैं, उसी तरह भारत देश के सारे, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात हो, केरल तक की बात हो, या काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से लेकर उड़ीसा, आंध्र तक की बात हो, हर एक के अपने अपने विद्यापति होते हैं, यानी उस गीत की रचना करने वाले होते हैं। स्त्रियां, महिलाएं ढोलक की सहायता से ये लोकगीत गाती है और ज्यादातर उनके गाने के साथ नृत्य का भी पुट होता है, मतलब वो नाचने के साथ लोकगीत गाती है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन जो है, यानी समूह जो गीत है, वह है गरबा, उसे गरबा कहते हैं, जिसे विशेष यानी खास तरीके से, विधि से घेरे में घूमकर, यानी पूरा गोल समूह बनाकर घूम घूम कर औरतें उसको गाती है। साथ ही लकड़ियां बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलता है, यानी इस गरबे को गाते हुए जो नृत्य है और जो गीत है, दोनों साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह एक नृत्य ही है, नाच ही है, और यह जो गरबा है सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है, मशहूर हो चला है। उसी प्रकार होली के अवसर पर, होली के उत्सव पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल दल के लोग गाते हैं, यानी समूह समूह के लोग गाते हैं। और उसमें स्त्रियां विशेष तौर पर, जो स्त्रियां होती है, महिलाएं, वो खास तौर पर गाती है। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। गांव के जो लोकगीत होते हैं, यथार्थ में उसके असंख्य प्रकार है।
जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, यानी गांव का जो जीवन है वहाँ के लोग इन लोकगीतों के साथ इठला इठला कर लहराता है, मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी मस्ती में जीते हैं। वहाँ भला आनंद के स्रोत, खुशियों के स्रोत की कमी हो सकती है, मतलब वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है प्रसंगों पर, उत्सवों पर, जो लोकगीत के माध्यम से हमें पता चलता है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। उद्दाम यानी स्वतंत्र जीवन के ही वहाँ के अनंत यानी असंख्य गाने प्रतीक है, एक चिन्ह है। छात्रों, मैंने लेखक भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित लोकगीत निबंध को अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।